नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है निष्पक्ष न्यूज का। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं। पहली बड़ी खबर, दिल्ली टू मुंबई, चाचा बनाम भतीजा, बैठक से क्या निकला नतीजा। और दूसरी बड़ी खबर, आला कमान से पायलट दिल्ली में मिले, गहलोत से दूर हुए गिले। और तीसरी खबर आज आपको दिखाएंगे निष्पक्ष न्यूज में, पीएम मोदी की 2024 की टीम में कौन कौन होगा। और चौथी खबर, गठबंधन पर बोली अकाली, पंजाब में बीजेपी रहेगी अकेली। और पांचवी खबर आपको दिखाएंगे, सीधी पेशाब खान की कार्यकर्ता ने किस तरह से दागदार किया है। आदिवासी के चरणों में सरकार नजर आई है। हर खबर को विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन पहले बात पवार परिवार में सियासी फूट की। एनसीपी में बगावत अब आर पार की लड़ाई के रूप में सामने आ गई है। एक तरफ अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को हटाकर खुद को अध्यक्ष घोषित कर दिया, तो वहीं शरद पवार का कहना है कि अभी वही पार्टी के अध्यक्ष हैं। आज शरद पवार ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जिसे अजीत पवार ने अवैध बताया। हालांकि दिल्ली में एनसीपी दफ्तर में शरद पवार समर्थकों की तरफ से लगे पोस्टर्स में अजीत पवार को गद्दार बताया गया। doesn't allow to stopping. Now I work more effectively. Whether 82 or 92. मुंबई में संख्या बल के शक्ति प्रदर्शन में भले ही चाचा भतीजे से मात खाते नजर आए, लेकिन दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ही शरद पवार के समर्थन में समा बंध चुका था। शरद पवार समर्थकों ने एनसीपी दफ्तर के बाहर अजीत पवार के विरोध में पोस्टर चस्पा कर दिए, जिसमें अजीत पवार को फिल्म बाहुबली का कटप्पा बताया। पोस्टर में लिखा, पूरा देश अपनों के बीच छिपे गद्दारों को देख रहा है, जनता ऐसे धोखेबाज लोगों को माफ नहीं करेगी। मुंबई में लगे पोस्टर और कार्यकारिणी सदस्यों के संबल ने मराठा क्षत्रप को उम्मीदों का नया आसमान दे दिया। अपनी उम्र पर भतीजे के तंज का जवाब देते हुए शरद पवार ने एक बार फिर यह ऐलान कर दिया कि एनसीपी के अध्यक्ष वही है। शरद पवार ने अजीत पवार के सीएम बनने की चाहत के लिए भी शुभकामनाएं दी। 2024 में मोदी सरकार बदलने की भी मुनादी कर दी। कोई भी कुछ चाहते तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को चीफ मिनिस्टर बनना हो, किसी को आर्मी चीफ बनना हो, वो चाहते हैं। चाहने में मेरी शुभकामनाएं। एक बात है, हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन वहाँ ठीक तरह से निर्णय लेगा। और दूसरी बात यह है, मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में महाराष्ट्र में हुकूमत बदलेगी। एनसीपी में उठे बवंडर के बीच दिल्ली पहुंचे शरद पवार को राहुल गांधी का भी साथ मिल गया। राजस्थान में पायलट गहलोत विवाद खत्म करने के बाद राहुल गांधी सीधे शरद पवार से मुलाकात करने पहुंच गए। पवार से राहुल गांधी की मुलाकात के बाद एनसीपी ने दावा किया कि राहुल गांधी ने शरद पवार को समर्थन का ऐलान किया है। ये भी कहा कि पूरा विपक्ष शरद पवार के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। कार्यकर्ता साफ कर देना चाहते हैं कि जो ये लोग पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हैं, जनता को पता चल चुका है कि ये लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा है। अब बात दबी नहीं रहेगी, अब बात जनता को पता चल चुकी है कि ये लोग गद्दार हैं। इन्होंने एक 83 साल के आदमी की पीठ में छुरा घोंपा है। शरद पवार जब दिल्ली में डेरा डाले थे, उधर मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस और शिवसेना की हलचल भी जारी थी। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में तय हुआ कि बीजेपी के खिलाफ एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेगी। इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में विचारों का जो गला घोटा जा रहा है, लोकशाही का गला घोटाया जा रहा है, तानाशाह प्रवृत्ति के माध्यम से किया जा रहा है, ईडी और सीबीआई के माध्यम से डर दिखाकर ये सब खेल किया जा रहा है। इसके बारे में चिंता व्यक्त हमने पहले शुरुआत में की, और इस तानाशाह प्रवृत्ति को महाराष्ट्र से हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए हम एनसीपी के कद्दावर नेता शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस और हमारी लेफ्टिस्ट जो पार्टियां हैं, उनको सबको साथ लेकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाकर महाराष्ट्र से बीजेपी को हमेशा के लिए बाहर करने का एक प्लान हमने बनाया है।
प्रोसेस है ऑलरेडी। जिस दल के अपोजिशन के जिस दल के ज़्यादा मेंबर हो गए, जिस विधायक हो गए, उसी दल का अपोजिशन लीडर होता है। आज के तारीख में जो कोई संख्या बल है जो सामने आ रहा है, उसमें सबसे बड़ा दल अब कांग्रेस पार्टी है। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी का अपोजिशन लीडर होगा, लेकिन इसमें हम लोग उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी से चर्चा कर ही कदम उठाए। जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और जब देगलूर से वो महाराष्ट्र में आ रही थी, तो तभी बीजेपी की ओर से अशोक चव्हाण जी के बारे में उस तरह की अफवाहें फैलाने का काम शुरू हो चुका था। तब भी कांग्रेस की तरफ से हमने बयान किया था कि कांग्रेस से कोई नहीं जाएगा, और बीजेपी बार बार वही कह रही थी कि राहुल जी जैसे चलते रहेंगे, उनके पीछे से उनकी पार्टी गायब होती रहेंगी। और पंकजा मुंडे जी कांग्रेस में आ रही हो तो कांग्रेस का महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष करके पूरे महाराष्ट्र के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सब उनका स्वागत करें। देखिए, जो मौजूदा परिस्थिति महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण किया है, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। और बीजेपी ने जिस तरह से लोकतंत्र का पूरी तरह से लोकतंत्र को तार तार करने की कोशिश सत्ता के नशे में चूर होकर किया है, उसकी निंदा की गई है। और आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी शरद पवार जी हों या उद्धव ठाकरे जी हों, इनसे मिलकर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और देश के लोकतंत्र को और बचाने के लिए हर तरह से प्रयास किया जाएगा। यहाँ तक लोकसभा की सीट की बात है, हम तीनों पार्टियों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। सवाल सीट किसकी, कौन ज्यादा लड़ेगा कौन कम लड़ेगा, सवाल वो नहीं है। सवाल भारतीय जनता पार्टी शिंदे गठ के ये जो भी गठबंधन, 3 पार्टियों का गठबंधन जो अब नया बना है, इसके उम्मीदवार को कैसे परास्त, जो पार्टी जहां परास्त कर पाएगी वहां वो चुनाव लड़ेगी। इधर मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने भी कार्यकर्ताओं के सामने हुंकार भरी, बीजेपी पर महाराष्ट्र को तोड़ने का इल्जाम लगाया, तो लगे हाथ समर्थकों से बीजेपी को सबक सिखाने का आवाहन भी कर दिया। त्यांनी त्या दिवशी जे काही कृत्य केलं ते व्हिडिओवर सगळ्यांनी बघितलं आणि त्याच्यानंतर त्यांची उतरती काळात सुरू झाली। त्या एक लक्षात घ्या, ही लढाई एवढी घाणेरडी आणि विकृत आहे, त्यांना शिवसेना का नकोय तर महाराष्ट्राचा त्यांच्या मनात भरलेला द्वेष, म्हणून त्यांनी शिवसेना फोडली, आता राष्ट्रवादी फोडली, उद्या हे महाराष्ट्र फोडतील तर तेव्हा विरोध करायला त्यांना कोण नकोय, तर ते आता आपण होऊ देणार नाही हे तुम्ही दाखवून दिलं। त्याच्यामुळे तुम्हाला मनापासून। उद्धव सेना के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर ये दावा किया कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शक्ति खत्म हो गई है और जल्दी सूबे का मुख्यमंत्री बदलने वाला है। लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे ने एनसीपी को ही आईना दिखाया, सीएम पद से अपने इस्तीफे की खबर को बकवास बता दिया। बात ऐसी है कि एक फ्रेज है, एक फुल 2 हाफ, कभी कभी आप मजाक में ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 हाफ है, 2 डिप्टी सीएम, और एक फुल नहीं है, वो भी डाउटफुल है। मुख्यमंत्री वो कभी भी जा सकते हैं। जिस तरह से अजीत पवार को लाया गया है, कोई ज़रूरत नहीं थी, पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी फिगर हो गई थी बहुमत की, फिर भी अजीत पवार जैसे सीनियर नेता को, उनके साथ कुछ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया, उनका बार्गेन पावर ख़त्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। अरे मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, और कितने हद तक जाना, मैं तो कहूँगा कि उनकी जो पार्टी की हालत है, वो हालत को देखना चाहिए, उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए। दूसरे के घर में झांकने से पहले अपना घर साबित है क्या वो देखो, वो तो घर टूट गया है आपके इस ऐसे रवैये से। एनसीपी में जारी उथल पुथल के बीच लालू यादव भी पटना से दिल्ली पहुंच गए। मीडिया ने जब उनसे राहुल गांधी के पीएम की उम्मीदवारी पर सवाल दागा, तो लालू यादव ने पीएम मोदी पर ही निशाना साध दिया। अधिक करने की बात अलग है, पीएम बनने पीएम हो, जो भी पीएम हो, बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए। जी। प्रधानमंत्री कोठी में तो क्या लगता है सर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री के कोठे में, ये बहुत गलत है जी। ये खत्म करना चाहिए, आज जो भी हो वो पत्नी के साथ है। सर मोदी जी कहते हैं कि हम एक भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने वो भ्रष्टाचारियों के कन्वेनर है,
भ्रष्ट लोगों का कन्वेनर है। अभी देखा ना कि जो जिसको करप्ट कहते थे उसी को मंत्री बनाए वहाँ महाराष्ट्र में। ये दुमुहा लोग हैं। पटना से दिल्ली के लिए रवाना होते वक्त भी लालू यादव ने 2024 में मोदी सरकार की विदाई की घोषणा कर दी। ब्लड टेस्ट कराने का दिल्ली में ही होता है, इसलिए हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट। इसके बाद से लौट के आना है, जाना है बंगलुरु जाना है, नरेंद्र मोदी की विदाई का तैयारी कराना है, फिर लौट के आने का। महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ विपक्षी दलों की सहानुभूति बढ़ती जा रही है। भले ही एनसीपी पर कब्जे की जंग में वो जीते या हार जाए, लेकिन इसी बहाने देश भर के विपक्षी दलों को मोदी सरकार और बीजेपी पर हमले का नया हथियार मिल गया है। ऋषिकेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। वहीं दिल्ली में राजस्थान विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार हो गया है। सचिन पायलट ने गहलोत के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में राजस्थान कांग्रेस के दिग्गजों की बैठक हुई, जिसमें गहलोत और पायलट के बीच का विवाद खत्म हो गया। कांग्रेस कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बड़े खुले दिमाग से किया, और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री, सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। गिले शिकवे दूर हो गए। सचिन पायलट गहलोत के साथ कदमताल को राजी हो गए। आलाकमान ने चुनावी प्लान बना ही लिया। नाराज पायलट को आखिरकार मना ही लिया। पायलट की जुबान से मुनादी हुई, राजस्थान में फिर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। हमें लगता है कि राजस्थान के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर हमारी सरकार ने भी काम किया है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से उन सब पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को धरातल पर लेकर जाएंगे। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री, सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में घंटे तक मंथन हुआ। राजस्थान कांग्रेस का विवाद समाप्त हो गया। कांग्रेस आलाकमान ने गहलोत और पायलट में सुलह करा दी। सचिन पायलट की तीनों मांगे मान ली गई। वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार जल्दी कार्रवाई करेगी। अगले एक हफ्ते के भीतर सचिन पायलट की भूमिका को लेकर भी बड़ा ऐलान हो जाएगा। हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और सभी एकजुट होकर और चुनाव लड़ेंगे। पिछले 5 साल में जो राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार ने काम किया, वो लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और राहुल गांधी जी के जो संदेश भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से दिया, खड़गे जी का संदेश लेकर हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे। सभी ने एक ही बात कही कि हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे और कांग्रेस को लेकर आएंगे। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक फेस होगा और हमारे में कोई डिवीज़न नहीं है, सभी लीडर हम इकट्ठे हैं और किसी की कोई जो भी पीछे वाला है वो पास्ट जो है सब ने खत्म कर दिया और आगे फ्यूचर की बात सभी ने की। 29 leaders from Rajasthan have participated in this meeting, including Chief Minister, PCC President and other senior leaders. Everybody unanimously decided that we have to win Rajasthan and we can win Rajasthan easily, provided Sachin Pilot also आज का मीटिंग में था. He spoke very well in this meeting with unity. He also told the meeting that he is also very confident that we are going to win that state. We will fight unitedly. 3 दिन पहले जब हरीश चौधरी ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, तभी से अटकलें तेज हो गई थी कि गहलोत पायलट विवाद के समाप्त होने की घोषणा जल्द ही हो जाएगी। हालांकि ताजा बैठक राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बुलाई गई थी, जिसमें सचिन पायलट तो सशरीर उपस्थित हुए, लेकिन पैर में चोट लगने के कारण गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ पाए। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट के जरिए राजस्थान कांग्रेस में एकजुटता का नारा दिया, इतिहास बदलने का भरोसा भी दिलाया। आलाकमान के साथ मंथन में मौजूद दूसरे कांग्रेसियों ने भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बरकरार रखने की बात कही, तो वहीं बीजेपी पर आरोपों की बौछार की। सारे लोग मिलकर बीजेपी के झूठ फरेब धोखे का जवाब देंगे। पूरे देश में बीजेपी जिन मुद्दों पर लड़ी, जीती, उन मुद्दों पर खरी नहीं उतरी। बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया।
अब जब राजस्थान का चुनाव आ गया तो कर्नाटक में जिस तरह सबने संगठित होकर और एक आवाज में बीजेपी को हराया, वही राजस्थान की जनता चाहती है, देश की जनता चाहती है। तो उसी स्टाइल में सब नेताओं को एक साथ खड़े होकर बीजेपी को हराना है। सारे लोग हमारा डेवलपमेंट का मॉडल अच्छा है, हमारा वेलफेयर का मॉडल अच्छा है, राजस्थान की सरकार के काम बहुत अच्छे हैं। ऐसे में सबको संगठित होकर चुनाव में जाना है और सब संगठित हैं, हम जीतेंगे। पॉलिटिकल पार्टी तभी चलती है, एक परिवार है, और परिवार में अगर कोई मर्जी है जो बोलता रहे तो फिर पार्टियां नहीं चलती है। कांग्रेस का नुकसान ही इन चीज़ों से होता है। पार्टी अगर किसी राइट प्लेटफॉर्म पे आपकी ग्रीवेंस है, सुनने को तैयार है। राहुल जी के पास जाओ, खड़गे जी के पास जाओ, प्रियंका जी के पास जाओ, आप अपनी बात कह सकते हो, ये आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस में है। लेकिन आप मीडिया के माध्यम से अपनी ग्रीवेंस को बताने लग जाओगे तो फिर इसका अंत नहीं है कोई। जो ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नफरत फैला रही है, सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है, पूरे देश को तोड़ने की साजिश कर रही है। इन्होंने पुलवामा कांड करवाया, इन्होंने कानपुर में दंगे करवाए, इन्होंने दिल्ली में दंगे करवाए जब चुनाव हार गए, इन्होंने गोधरा कांड करवाया। पूरे देश को जो तोड़ने में लगे हुए, ये सारा का सारा संदेश जनता में दो, ताकि आपकी अच्छी योजनाएं और प्लस ये जो सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं, इन दोनों के विरुद्ध में आप जाकर के जनता में संदेश दें, ताकि हमारी 2023 में पुनः सरकार बन सके। लंबे अरसे से राजस्थान की कमान चाह रहे सचिन पायलट पिछले कुछ दिनों से आला कमान से भी नाराज नजर आ रहे थे। माना जा रहा था कि पायलट के तेवर के कारण अब कांग्रेस में उनके लिए संभावनाएं घटती जा रही हैं। लेकिन पार्टी ने पायलट की मांगों को मान लिया और चुनाव से ऐन पहले विवादों की कहानी पर विराम लगा दिया। कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे में भी सचिन पायलट को ज्यादा तवज्जो दी जा सकती है। जयपुर से केजे श्रीवत्सन के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। सीधी पेशाब कांड में आदिवासी पीढ़ी से आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। सीएम हाउस बुलाकर उस शख्स का सम्मान कर अपमान का डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई। सीएम शिवराज सिंह ने खुद उस शख्स को अंदर ले गए, वो वहां लगी कुर्सी पे बैठाया, एक थाली मंगवाई गई, फिर सीएम ने खुद उस शख्स के पैर धोए, पार्टी कार्यकर्ता की तरफ से माथे पर लगे अपमान के कलंक को धोने के लिए माथे पर तिलक लगाया, फिर माला पहनाकर उनका सम्मान किया। सीएम हाउस में बैठकर साथ में खाना खाया। काफी देर तक बातें करते करते सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर भी आए। तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। तो सीधी पेशाब कांड के बाद देखिए किस तरह से सरकार ने उस शख्स को सीएम आवास पे बुलाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उस शख्स को अपने ऑफिस में बिठाया, कुर्सी पे बिठाया, उसके चरण धोए। चरण धोने के बाद देखिए फूल माला पहनाई, तिलक लगाया। हालांकि दूसरी तरफ जो आरोपी है उसके खिलाफ सरकार ने सख्त एक्शन भी लिया है और बुलडोजर से उसके घर को ध्वस्त कर दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब 1 साल का वक्त भी नहीं बचा है। विपक्ष लगातार अपने कुनबे का विस्तार कर रहा है, तो वहीं बीजेपी भी पुराने सहयोगियों को साथ लाने की जुगत में जुटी है। बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाने की कोशिश भी कर रही है। लाल किले पर नजरें गड़ाए विपक्षी दलों के महाजुटान की काट के लिए एनडीए भी अपने कुनबे के विस्तार में जुट गया है। पुराने सहयोगियों को फिर से साथ लाने की कोशिशें तेज हुई हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने गंभीर हैं, उसे इससे समझा जा सकता है कि वो अपने कैबिनेट में बड़े बदलाव के जरिए गठबंधन सहयोगियों को साधने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी छोटे छोटे दलों को अपने साथ करने की आजमाई हुई रणनीति पर आगे बढ़ रही है। इस रणनीति के तहत बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी, महाराष्ट्र से शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत गुट को केंद्रीय कैबिनेट में मौका मिल सकता है। हर चीज की तो हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो भारत की दुनिया में साख बढ़ी है, मान बढ़ा है, जो विकास का पैमाना बढ़ा है, जो भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था हो गई है, गरीबों का कल्याण हुआ है, इसको देख के अगर कुछ लोग विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्वागत है। 28 जून की देर रात पीएम मोदी ने अपने आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं के साथ 6 घंटे तक मैराथन बैठक की थी। उसके बाद से ही मोदी मंत्रिपरिषद में बड़े फेरबदल की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। इसके जरिए बीजेपी इस साल चुनाव वाले राज्यों के साथ साथ लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय, जातिगत और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। 2014 और 2019 में तो बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत मिल गया था। अब कुनबे को सहेजने और पुराने सहयोगियों को वापस लाकर बीजेपी 2024 की तैयारी कर रही है, ताकि अगर वो कुछ सीटों के अंतर से बहुमत से चूक भी गई तो सरकार बनाने में कोई दिक्कत ना आए।
कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज 24। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि अकाली दल एनडीए में फिर से लौटने वाला है। 2024 का चुनाव दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन आज अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इन खबरों को खारिज कर दिया। मीडिया के सामने आए और कहा कि बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। खबर आम थी कि पिछले 3 साल से बीजेपी और अकाली में जो दरार थी वो अब दोस्ती में बदलने वाली है। सूत्रों से खबर मिल रही थी कि अकाली और बीजेपी दोनों पंजाब में गठबंधन करने वाले हैं और 24 का चुनाव साथ लड़ेंगे। लेकिन साथ आने की खबर आज खारिज हो गई। एक तरफ अकाली के मुखिया सुखबीर सिंह बादल ने गठबंधन को मीडिया में फैलाई खबर बताते हुए नकार दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पंजाब प्रभारी विजय रूपाणी ने भी मीडिया के सामने आकर पंजाब की सभी लोकसभा की 13 सीटों पर अकेले लड़ने की ताल ठोक दी। हमारी अलायंस बीएसपी के साथ है, तो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? ये हमारी रूटीन मीटिंग है। आई हैव कम आफ्टर मंथ, सो वी आर हैविंग अ रूटीन मीटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। ਅਸੀਂ पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमने इनकी जो इन्होंने वैट इंक्रीज किया है, इन्होंने पानी दिया, सब इश्यूज पे हम डिस्कशन करने के लिए इसलिए अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी के साथ ये मीडिया की बातें हैं, सारी मीडिया की स्पेकुलेशन। पंजाब की जनता को एक निडर नेतृत्व चाहिए इस स्थिति में, तो जाखड़ जी की अध्यक्षता में आने वाले 24 की चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से दिल्ली में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और पंजाब में भी 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी वो उन पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। भले ही दोनों अभी किसी भी गठबंधन से इनकार कर रहे हों, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सीट बंटवारे को लेकर दोनों में पेच फंसा हुआ है, इसलिए दोनों के राजनीतिक राग अलग अलग हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अकाली जिस किसान बिल को लेकर मोदी सरकार से अलग हुई थी, वो बिल वापस हो चुका है। अकाली कह भी चुकी है कि उनका विरोध किसान बिल को लेकर था, इसलिए गठबंधन में वापसी की खबर को और भी बल मिल रहा है। आपको बता दें कि 1992 तक बीजेपी और अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़ती थी और चुनाव के बाद साथ आते थे। 1996 में अकाली दल ने मोगा डिक्लेरेशन पर साइन किया और 1997 में पहली बार साथ में चुनाव लड़ा। तब से 17 सितंबर 2020 तक इनका साथ रहा, लेकिन 25 साल का ये गठबंधन किसान बिल के विरोध में 2020 में खत्म हो गया, जो अब तक जारी है।